पाकिस्तान ने अपने आप को सही डिफ़ाइन नहीं किया। पाकिस्तान ने अपने ऊपर, मैं समझता हूँ, एक बहुत उल्टे सीधे धब्बे लगा दिए। पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो उसको रखने वाला कोई नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। मुझे सही हाँ तरीके से उसका represent पक्ष हाँ जैसे एस डी शंकर जैसा, चलो एस डी शंकर हामिल रहा है, एशिया और भी हैं सब कॉन्टिनेंट, लेकिन एशिया में ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा ना इम्पोर्टेंस का हामिल रहा है। दुनिया के लोग जब यहाँ आके रहे, मुख्तलिफ़ किस्म के मज़ाहिब बने, मुख्तलिफ़ किस्म के कॉन्सेप्ट बने, मुख्तलिफ़ किस्म की ज़बानें बनी, वो सारा मुझे लगता है कि दुनिया में जब बिल्कुल ही आबादी कम थी तो यहाँ पर कुछ लोग ज़रूर थे जो खेती बाड़ी करते थे, जो बाकायदा घर बना के रहते थे, जो बाकायदा वालेकुम नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़ीज़ा अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। तो आज की हमारी वीडियो है, आज की मेरी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग प्रशांत धवन जी की बहुत ही लेटेस्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान एंग्री एट यूएसए फॉर नॉट ब्लैक लिस्टिंग इंडिया, रशिया, चाइना एंड पाकिस्तान से स्टार्ट। नमस्कार नहीं, वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पाकिस्तान ने यूएसए की आलोचना करनी स्टार्ट कर दी है। जी हाँ, लिटरली ये कहना स्टार्ट कर दिया है कि हम डिसअपॉइंटेड हैं यूएसए पर, क्योंकि भारत को पाकिस्तान, चाइना, रशिया की तरह ब्लैकलिस्ट, रिलीजियस फ्रीडम की जो ब्लैकलिस्ट है, इसमें नहीं डाला गया। नाउ ये जो लिखा है ना यहाँ पर, रिलीजियस फ्रीडम ब्लैकलिस्ट, ये एक मीडिया का नाम है। ऑफिशियली जिस लिस्ट की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये है यूएसए की कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न लिस्ट। ये एक ऐसी लिस्ट है जो यूएसए तैयार करता है हर साल, और यूएसए कहता है कि ये वो देश है जहाँ पर रिलीजियस माइनॉरिटीज़, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, वो खतरे में हैं, उन पे अत्याचार होते हैं, और लिटरली सरकार यहाँ पर इन्वॉल्व है रिलीजियस माइनॉरिटीज़ पर अत्याचार करने में। तो पाकिस्तान ने बार बार यूएसए से क्वेश्चन पूछा है कि जो ये रिलीजियस फ्रीडम की ब्लैक लिस्ट है आपकी, उसमें आपने इंडिया को एक्सक्लूड क्यों कर दिया, इंडिया को आपने इस लिस्ट में क्यों नहीं डाला। और जो क्वेश्चन आज के समय रेस कर रहा है पाकिस्तान, सेम क्वेश्चन आप देखोगे टर्की भी रेस कर रहा है। टर्की का जो सरकारी मीडिया है, ये काफ़ी बार कह चुका है कि जी यूएसए ने टारगेट किया है चाइना, ईरान को फॉर रिलीजियस फ्रीडम अब्यूज़, मगर इंडिया को छोड़ दिया गया। अब एक बार वैसे मैं आपको बता दूं कि वो मेन कंट्रीज कौन सी हैं जिनको यूएसए ने इस रिलीजियस फ्रीडम ब्लैक लिस्ट में डाला है। ये आपके सामने लिस्ट है, चाइना, पाकिस्तान। देखिए, ये तो एक बहुत ही ऑब्वियस आपकी चॉइस होनी चाहिए। पाकिस्तान में तो सरकारी लेवल पे होता है भेदभाव, कोई नॉन मुस्लिम यहाँ पर इनका पीएम बन नहीं सकता, प्रेसिडेंट बन नहीं सकता। उसके अलावा चाइना में जो उइगुर मुस्लिम्स का इशू है, ये सबके सामने आ चुका है। अब फिर एरित्रिया और ईरान में भी आप अगर देखो, एरित्रिया एक अफ्रीकन कंट्री है, यहाँ पर भी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ पर काफ़ी अत्याचार हुए हैं। ईरान के बारे में मुझे समझाने की जरा आवश्यकता है नहीं। म्यांमार में आपको पता होगा रोहिंग्या मुसलमानों का इशू है। नॉर्थ कोरिया में चाहे क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी हो, किसी को भी रिलीजन ओपनली प्रैक्टिस करने की अनुमति है नहीं। फिर आप यहाँ पर पूछोगे मगर रशिया यहाँ पर कैसे आ गया, रशिया रिलीजियस फ्रीडम की ब्लैकलिस्ट में कैसी एंट्री लेता है। तो यूएसए ने यहाँ पर तर्क दिया है वैगनर ग्रुप का। वैगनर ग्रुप के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये व्लादिमीर पुतिन की प्राइवेट आर्मी है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना प्राइवेट आर्मी का, ये धीरे धीरे पॉपुलर होता जा रहा है। आपने नोटिस किया होगा, कुछ हफ्ते पहले मैंने आपको बताया था टर्की की प्राइवेट आर्मी के बारे में। टर्की की भी खुद की एक प्राइवेट मिलिट्री है जिसका नाम है सद्दात, SADAT। कुछ रिपोर्ट्स रिसेंटली ये भी आई थी कि पाकिस्तान चाहता है कि सद्दात पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हो जाए एक्टिव। उसी तरीके से रशिया में भी ना व्लादिमीर पुतिन के जो बावर्ची हैं, लिटरली इनके जो बावर्ची हैं जो केटरिंग संभालते हैं क्रेमलिन में, उनको पुतिन ने एक ग्रुप थमा दिया है वैगनर ग्रुप के नाम से। और इस ग्रुप का काम ये है कि जहां पर रशियन मिलिट्री डायरेक्टली नहीं जा सकती, वहां पर जाता है ये ग्रुप। और इस ग्रुप पे हमने रिसेंटली देखा है, जब लोग कम पड़ गए तो पुतिन के बावर्ची ने रशिया की जेलों में से कई कैदियों को बाहर निकालकर, कई मर्डरर्स, कई रेपिस्ट, इनको बाहर निकालकर वैगनर ग्रुप का मेंबर बना दिया। और यूएसए का कहना यह है कि वैगनर ग्रुप आज के समय यूक्रेन में काफ़ी एक्टिव है। चाहे चर्च हो, चाहे मॉस्क हो, सबको ये टारगेट कर रहा है, क्योंकि जो इनकी विचारधारा है ये यूएसए के हिसाब से काफ़ी नाजी वाली विचारधारा है। हिटलर की विचारधारा पे चलता है ये ग्रुप, ये यूएसए का आरोप है। तो अब यहाँ पे आप समझ गए कि रशिया को भी क्यों डाला है। फिर सऊदी अरेबिया, आपको पता होगा, वहाँ पर रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को फ्रीडम है नहीं। उसके अलावा तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, 2 सेंट्रल एशियाई देश, इनको भी ऐड किया गया है इस लिस्ट में। अब पाकिस्तान को कष्ट इस बात को लेकर हो रहा है क्योंकि यूएस ने पहली बात तो इंडिया को ऐड नहीं किया इस ब्लैक लिस्ट में। उसके बाद जब मीडिया ने यूएस गवर्नमेंट से पूछा कि आपने इंडिया को इस लिस्ट में ऐड क्यों नहीं किया, इवन दो देखो यूएसए में सिस्टम क्या है कि पहले इनकी कमेटी, ठीक है,
कमेटी का नाम है USCIRF। USCIRF एक लिस्ट देती है बाइडन सरकार को कि ये देश है हमारे हिसाब से जहां पर रिलीजियस माइनॉरिटीज़ पर अत्याचार हो रहे हैं। ये जो लिस्ट है ना, इनिशियली जो दी गई थी वहां पर इंडिया का भी नाम शामिल था, मगर बाइडन ने इंडिया का नाम फाइनल लिस्ट से हटा दिया। तो पाकिस्तान यहां पर इसी बात को लेकर कंप्लेन कर रहा है कि इंडिया को आपने यहां पर छोड़ क्यों दिया। और उसके बाद यूएस ने डिफेंड भी किया है अपने निर्णय को, ये कहकर कि देखो इंडिया एक ऐसा देश है जहां पर विभिन्न रिलीजन के लोग रहते हैं, बड़ी आबादी में रहते हैं। उनकी आबादी एक्चुअली आप देखोगे साल दर साल बढ़ती जा रही है। तो एक ह्यूमंगस डेमोक्रेसी है, इंडिया डिजर्व नहीं करता इन कंट्रीज की लिस्ट में आना। और बाकी बात भी सही है, आप नोटिस करोगे इनमें से कोई भी देश एक प्रॉपर डेमोक्रेसी आपको नहीं मिलेगा। कोई यहाँ पर ह्यूमन राइट्स, रिलीजियस फ्रीडम का जो कॉन्सेप्ट है ये प्रॉपरली फॉलो नहीं किया जाता। तो इसलिए यूएसए ने इंडिया को इस लिस्ट में नहीं डाला ना। एक बात यहाँ पर मैं और भी ऐड कर दूं कि यूएसए के इस निर्णय के पीछे ये भी है कि इंडिया ने ना अपनी पोजीशन यूएसए को क्लियरली बताई। देखो दुनिया में अगर आप अच्छे हो ना, काफ़ी बार इतना इनफ नहीं होता, आपको उसके बियॉन्ड जाकर दुनिया के सामने प्रूव करना होता है कि आप अच्छे हैं, नहीं तो दुनिया काफ़ी बार ना नाम भी खराब कर देगी आपका। इंडिया ने ऐसे ही किया था। जब यूएसए की जो कमेटी थी USCIRF, इन्होंने लिखा वी आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट रिलीजियस फ्रीडम इन इंडिया। उसके बाद आपको याद होगा इंडिया ने बड़ा कड़ा जवाब दिया था। पहले तो इंडिया ने ये कहा कि जी यूएसए वोट बैंक पॉलिटिक्स खेल रहा है इंटरनेशनल रिलेशंस में। ऐसा कड़ा जवाब मुझे याद नहीं आ रहा यूएसए को चाइना रशिया के सिवाय किसी और कंट्री ने दिया हो। उसके बाद आपको याद होगा जेम ऑफ अ रिप्लाई आया था फ्रॉम आवर फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर। ये जो अपने आप में स्टेटमेंट है ना, ये हिस्टोरिकल है। इन्होंने कहा कि अच्छा यूएस कंसर्न्ड है हमारे यहाँ रिलीजियस फ्रीडम को लेकर, तो हम भी कंसर्न्ड है यूएसए के ह्यूमन राइट्स को लेकर। और उसके बाद यूएसए में जो जिस तरीके से मिनॉरिटीज़ पर अत्याचार हो रहे हैं, जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं उनके साथ गलत हो रहा है, उसको भी हाईलाइट किया गया। बेसिकली इंडिया ने ये कहा कि देखो आपकी तरह ना हम भी डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ संविधान में, लॉ में कोई भेदभाव आपको नहीं मिलेगा। मगर जैसे आपके यहाँ देखो अफ्रीकन अमेरिकन वाला इशू आ गया ना, कई चीज़ें होती है आपके कंट्रोल के बाहर होती है, आप उनको मैनेज करने की कोशिश करते हो, तो सेम केस हमारा है। इसका मतलब ये नहीं है कि एज ए कंट्री इंडिया भेदभाव कर रहा है अपनी मिनॉरिटीज़ के साथ। उसके अलावा मैं आपको यही बता दूं कि जिस तरीके से यूएसए से, यूरोप से इंडेक्सेस निकलते हैं ना कि जी ये रैंकिंग है हमारी, ये कंट्री बेस्ट है, ये कंट्री वर्स्ट है। हाल ही में हमारे बिहार ने, हमारे प्यारे बिहार ने एक खुद का इंडेक्स निकाल दिया। बिहार की सरकार ने नहीं, बिहार में इनका एक थिंक टैंक है, इन्होंने खुद का एक इंडेक्स निकाला, ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स। बहुत बढ़िया इंडेक्स निकाला है और इस इंडेक्स में इंडिया को दिखाया बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर माइनॉरिटीज़। तो देखिए इंडिया की तरफ से ऐसे इंडेक्सेस भी आ रहे हैं, हमने स्टेटमेंट्स भी दिए, हमने यूएसए को कैटेगोरिकली कह दिया कि देखो ऐसा जो तुम ग्रुप बना रहे हो नॉन डेमोक्रेसीज़ का, वहाँ पे हमको डाल दोगे ना तो हम तुम पर भी क्वेश्चन उठाएंगे फिर, क्योंकि जो प्रॉब्लम हमारे साथ है तुम्हारे साथ भी है। तो कहीं ना कहीं भारत का जो स्टांस है इसने भी एक मेजर रोल निभाया है इंडिया को ब्लैकलिस्ट से दूर रखने में। और पाकिस्तान इसी बात को लेकर गुस्सा है कि इंडिया ने प्रॉपरली ये सारा इशू मैनेज कैसे कर लिया। मगर पाकिस्तान के गुस्सा होने से कुछ होने नहीं वाला। इंडिया इस लिस्ट से बाहर है, मगर पाकिस्तान इज इन द ब्लैक लिस्ट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम वायलेशन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगी लिस्ट। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी के लिंक पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है प्लस पर और यहाँ पे जो भी प्राइसेस लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पे आपको कोड यूज़ करना है PD10 और अपने आप प्राइसेस गिरना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज़ द कोड PD10 एंड स्टार्ट सेविंग मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। जी जनाब, गंभीर इशू, मतलब एक सेंसिटिव मामला। मैं अगर एक लाइन में बोलूँ ना, जो मुझे लग रहा है ये जो एस शंकर ने इनको झुझोड़ा था ना कि अच्छा इंडिया में मसले चल रहे हैं, तो आप एक बात बताओ, हम भी कंसर्न है आपके ह्यूमन राइट्स को लेकर। तो मुझे लग रहा है ये टोटल बस वो जो इन्होंने भी कहा हिस्टोरिकल स्टेटमेंट था वो, कि भाई कोई आप पे उंगली उठाए तो आप भी पूछो कि भाई हम भी फिक्रमंद हैं, हमें भी बहुत परवाह है आपके जो घर में मामला चल रहे हैं उसके पे भी हमारी नज़र है और हमें खबर है और हम भी उसको लेकर बड़े फिक्रमंद है भाई कि आपके यहाँ जो चल रहा है। तो आप पहले अपने मामला तो सॉर्ट आउट करो, उसके बाद किसी और पे उंगली उठाओ।
तो मैं ये कह रही हूँ ये सिर्फ टोटल इस स्टेटमेंट का मुझे लगता है नतीजा है बिल्कुल कि ऐसा ही इस है। बार उनकी हिम्मत नहीं हुई है कि वो अब इंडिया को दोबारा इस लिस्ट में ऐड ऑन करें, और अगर वो कर भी देते तो आप यकीन करें इंडिया प्रॉपर आंसर मांगता बिल्कुल ऐसा और ही है। प्रॉपर जवाब देता है इनको इस बात का। अच्छा, अगर देखा जाए कितने ज़्यादा, मतलब यूँ समझ लें कि दुनिया का हर मज़हब इंडिया में मौजूद है कि बात हो रही थी कि वाकई इंडिया में बहुत ज़्यादा नेशंस हैं, बहुत ज़्यादा रिलीजन्स हैं। इसको इस तरह समझ सकते हैं कि दुनिया का हर रिलीजन मैं समझता हूँ इंडिया में मौजूद होगा। क्रिश्चियन हो गए, मुस्लिम हो गए, हर मज़हब यहाँ मौजूद होगा। लेकिन ये आज से नहीं है, मतलब ये ख़ित्ता इत्तफ़ाक़ से वो ख़ित्ता है, यानी यूँ समझ लो, मुझे ऐसा लगता है कि शायद कि ये एक ऐसी ज़रख़ीज़ जगह थी जहाँ पर बाकायदा दरिया बहते थे, बाकायदा ग्रीनरी थी, बाकायदा इंसान जब दुनिया में घूमा था ना, जब इंसान बिल्कुल ही सिविलाइज नहीं था, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको ये जो ख़ित्ता है ना, क्योंकि यहीं से पुराने आसार मिलते हैं, तो यहाँ इंसान शुरू से बसा है। आपको पता है अभी थोड़े दिनों पहले ही मेरी किसी से बात हो रही थी, तो हमारे पहले प्रॉफिट है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, तो उनके हवाले से मैंने शायद वीडियो देखी थी या उन्होंने वीडियो देखी थी, तो वो मुझे बता रही थी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहली बार जहाँ उन्होंने ज़मीन में कदम रखा था, क्योंकि वो हमारे लिए पहले आदम यानी पहले आदमी है, पहले इंसान है, तो वो इंडिया था। इंडिया में उन्होंने पहली बार श्रीलंका, हाँ एशिया था, तो वो एशिया ही था, तो यानी कि पहला आदमी जो उतरा था हमारे कॉन्सेप्ट के हवाले से, तो वो एशिया में ही उतरा था। तो आप ये पूरा सब कॉन्टिनेंट ले लें आप, तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब ज़रख़ीज़ रहा है, अहमियत का हामिल रहा है। एशिया और भी है सब कॉन्टिनेंट, लेकिन एशिया में ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा ना इम्पोर्टेंस का हामिल रहा है। दुनिया के लोग जब यहाँ आके रहे, मुख्तलिफ़ किस्म के मज़ाहिब बने, मुख्तलिफ़ किस्म के कॉन्सेप्ट बने, मुख्तलिफ़ किस्म की ज़बानें बनी, वो सारा मुझे लगता है कि दुनिया में जब बिल्कुल ही आबादी कम थी, तो यहाँ पर कुछ लोग ज़रूर थे जो खेती बाड़ी करते थे, जो बाकायदा घर बना के रहते थे, जो बाकायदा ख़ानदानी निज़ाम था, फिर वहीं से मज़ाहिब बने, मुख्तलिफ़ चीज़ें निकली। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ दुनिया बनने से मुख्तलिफ़ किस्म के मज़ाहिब हैं। अच्छा, तो आज तक इसीलिए कायम व दायम है। अच्छा, एक और बात है, अभी मैंने जब बिहार की लिस्ट, हमारा प्यारा बिहार जिसने इतना बड़ा काम करके दिखाया, बहुत खुशी हुई सुनकर ये सेंटेंस प्रशांत धवन जी के मुँह से, और बस बहुत ही ज़्यादा प्यार टपकता है उनकी ज़बान से। मैंने देखा है अक्सर अपने खित्तों की बात करते हुए, अपने सीट्स की बात करते हुए, अपने मुल्क की बात करते हुए, तो उनको बड़ा फ़ख्र हो रहा था। वो ये बताते थे कि हमारे बिहार ने ही ये करके दिखा दिया कि पूरा मतलब एक इंडेक्स बना ली। हाँ, एक इंडेक्स और एक लिस्ट इशू की है उन्होंने, 110 नेशंस। मैं सोचती हूँ एक नेशन का एक जगह इकट्ठे होकर रहना बड़ी बात है, बड़ा कमाल है। क्योंकि उसके अंदर भी ज़ात पात आ जाती है, लड़ाई झगड़े आ जाते हैं, काला सफ़ेद आ जाता है, ख़ानदानी आ जाता है, फलाना आ जाता है, फ़िक्र आ जाता है, कास्ट आ जाती है। कास्टिज़म अब तो हम फॉलो करते ही हैं, पहले नहीं करते थे तो नहीं करते थे। तो एक नेशन का ही यकजा होना बहुत मुश्किल है। मैं ये कहूँगी 110 नेशंस अगर वहाँ हैं और उसके बाद इतनी स्टेबिलिटी दिखती है, इतनी प्रोग्रेस दिखती है, इतनी डेवलपमेंट दिखती है, इतना अमन अमान और सुकून दिखता है, तो मैं कहूँगी बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने तो एक तरीके से संभाला हुआ है अपने कंट्री को, अपने लोगों को, अपनी नेशंस को। फिर कौन उन पे उंगली उठाएगा? 110 नेशंस अपने आप में आप थोड़ा सा अनुमान लगाएं, बहुत होती है। आपको पता है ये तो बहुत बात की बात है कि हिंदू या मुस्लिम या लड़ाई या झगड़ा या फसाद, आपको पता है पहले बिल्कुल साथ रहते थे, बिल्कुल मतलब है कि यूँ समझ लो कि एक घर किसी हिंदू का था तो एक मुसलमान का था तो एक हिंदू का था, घरों में आना जाना सारी चीज़ें मतलब कॉमन समझा जाता है। ये फसाद जो है ना बहुत बात की चीज़ है, ये बहुत मतलब वक्तों के बाद अब ये चीज़ शुरू हुई है। अच्छा, पाकिस्तान की बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान इस इंडेक्स में है। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में तो मुस्लिम के अलावा शायद दूसरे मज़ाहिब कम हैं, इतने ज़्यादा नहीं है। हिंदू जो है वो हमारे सिंध की तरफ काफ़ी हैं, क्रिश्चियन जो हैं वो भी इतने ज़्यादा नहीं हैं। असल जो मैं समझता हूँ 90% मुस्लिम आबादी का एक कंट्री है टोटल, और यहाँ पर मुस्लिम ही एक कानून है, मुसलमानों के लिए ही सारा सिस्टम है। वज़ीर आज़म या सदर मुमलिकत या जो भी सारी ये चीज़ें हैं, ये सिर्फ मुस्लिम होना एक शर्त है। अच्छा, पाकिस्तान का इशू क्या रहा है? पाकिस्तान ने अपने आप को, मैं बिल्कुल सच बताऊँ, इतने बुरे हालात नहीं है जितना दुनिया में एक समझा जाता है, मतलब इतने बुरे हालात नहीं हैं। पाकिस्तान ने अपने आप को सही डिफ़ाइन नहीं किया। पाकिस्तान ने अपने ऊपर, मैं समझता हूँ, एक बहुत उल्टे सीधे धब्बे लगा दिए। पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो नाकाम, रखने वाला कोई नहीं है मुझे ऐसा लगता है। मुझे हाँ उसका पक्ष, जैसे एस डी शंकर जैसा, चलो एस डी शंकर के अंदर अगर 100% क्वालिटी है ना बात करने की,
तो मैं ये कहती हूँ 20% भी ये वाली क्वालिटी आ जाती है ना किसी बंदे में, और वो बंदा 20% ही वो बात कर पाता उस तरीके से, तो मैं कहती हूँ बहुत मामला। अच्छा, इस वीडियो में भी कह दिया कि कभी कभी आप अच्छे होगे। प्रशांत धवन जी, मैं बोलूँगी किस लेवल पे जाके सोचते बहुत हैं आगे गए। अच्छा, ये इस जो डीपली सोचते हैं। आपने जो बात कही है उससे रिलेट करती हुई बात तो उन्होंने टॉन्ट तो कर ही दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। इंडिया की सबसे अच्छी बात ये है कि इंडिया कुछ अच्छा करता है तो इंडिया फिर वो चीज़ रखता भी है, वो बोलता भी है, वो बताता भी है कि जी हाँ हम अच्छे हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर हम नहीं बताएं, हम नहीं करें, तो वो कभी कभी हमारी पॉजिटिवनेस को भी नेगेटिवनेस में ले सकते हैं। देखिए, स्पोर्ट हो गया, खेल कूद हो गया, आपकी मूवीज़ हो गई, आपके ड्रामे हो गए, आपका एक सियासत हो गई, बहुत सारी अभी कुछ एक चीज़ ही थी। हाँ, और G20 का जो एक इवेंट था जिसके अंदर अपना कल्चर, अपना मज़हब, सारी चीज़ें दुनिया के आगे प्रेजेंट की गई कि हमारे यहाँ इतने मज़हब है, इतना कल्चर है, इतना रिच कल्चर है। ये मौके होते हैं, इन मौक़ों में आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो। आप क्या हो, दुनिया आपको जानती है। आपको पता है एक शख्स ने, मतलब यूट्यूबर्स हैं, जब यूट्यूब शुरू हुआ तो बहुत सारे आइडियाज़ निकले यूट्यूब के हवाले से। तो एक शख्स ने ऐसा चैनल बनाया हुआ है जो पाकिस्तानी है, वो बाहर अंग्रेज़ों को पाकिस्तानी क्योंकि तस्वीरें दिखाता है, कुछ पिक्चर्स दिखाता है, तो वो पूछ रहा है कि यार इसको आप जानते हो? तो उसने जैसे मोदी की तस्वीर उठाई हुई है, इमरान खान की तस्वीर उठाई हुई है, नवाज शरीफ की उठाई हुई है। तो बोला ये कौन है? तो मतलब किसी से पूछा, किसी की तस्वीर दिखाई तो बोला ये पाकिस्तानी है। तो बोला पाकिस्तान क्या है? अच्छा, पाकिस्तान क्या है? तो उसने कहा कि वो नियर इंडिया। अच्छा, इंडिया, नियर इंडिया, मतलब वो ऐसे एक मशहूर इलाका होता है छोटा सा, तो उसके निशानी बता देते ना कि यार वो है ना, मैं ढाबा है। नहीं मैं बोलूँगा नहीं, मैं ये कहूँ ना कि जैसे बी एरिया में रहता हूँ, बी एरिया। अब बी एरिया का है यार, वो आपने डिफेंस देखा है फेज़ 2 के बराबर में बी एरिया। अच्छा, डिफेंस के बराबर में, अब मैं समझ गया। तो बाकायदा मुझे बड़ा दुख हुआ था कि यार पाकिस्तान को वो लोग नहीं जानते अक्सर लोग कि पाकिस्तान नाम का भी कोई कंट्री है। इंडिया के नाम पे हमें अपनी पहचान करवानी पड़ती है कि भाई हम नेबरिंग कंट्री हैं या इंडिया के बराबर कंट्री। अच्छा, यहाँ पे मेन मुद्दा जो था वीडियो का वो ये था कि पाकिस्तान बेचारा परेशान हो रहा है कि इंडिया को क्यों नहीं ऐड ऑन किया। मैं यकीन करें, इस वीडियो में आपको नाम भी बताना चाहिए था कि किसने ये बात बोली है। मेरा दिल करे मैं उनको पर्सनली मैसेज करूँ कि आप लोगों को क्या दिक्कत है, मतलब आप हो गए हो तो आप अपनी खामी देखो, आप देखो आप क्यों हुए हो, आपकी छवि क्यों इतनी ख़राब हो रही है दिन ब दिन, आपको कहाँ कहाँ काम करना चाहिए, आपको क्या किस तरीके से बात करनी चाहिए, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना चाहिए। बनिस्बत इसके हम हो गए तो हो गए, उनको गम ही नहीं है। वो क्यों नहीं हुआ? आपने भगवत गीता के एक श्लोक जो होते हैं उसमें से एक ये भी था, आपको शायद याद हो, कि जिसमें ये बताया गया था कि नाकामी की असल वजह ये होती है कि हम दूसरे की नाकामी देख रहे होते हैं, हम दूसरे की तरक्की पे फोकस कर रहे होते हैं, हाँ। जबकि हम अपने आप को, अपनी दुकान को, अपने माल को, अपनी इनकम को, अपनी चीज़ों पे फोकस ही नहीं होता। हम दूसरे को एक तो बड़ा खूबसूरत था, जया किशोरी ने बड़ी मतलब खूबसूरत मिसाल दी थी कि उन्होंने भगवान से वरदान मांगा था। भगवान से बोला कि मुझे घर चाहिए अच्छा, तो बोला एक शर्त होगी कि आपके पड़ोसी को 2 घर मिल जाएंगे। उसने बोला ठीक है, कबूल है। बोला आप जो चीज़ मांगोगे, कार मांगोगे, आपके पड़ोसी को 2 कारें मिलेंगी। उसको अपनी कार से ज्यादा उसकी 2 कारें बुरी लग रही थी। अच्छा, फिर कहता है कि मेरा एक हाथ कट जाए, हाथ मतलब फिर उसको खुशी होती है कि उसके दोनों हाथ कट जाएंगे। मतलब है कि वो अपना हाथ कटवाने को तैयार हो गया, अपनी आंख फोड़ने को तैयार हो गया कि मेरी तो 1 फूटी ना, तो उसकी 2 फूटेंगी। वरदान मिला है कि जो मुझे एक चीज होगी तो वो उसको 2। इस लेवल की हमारी अगर सोच हो तो ये जो आप बता रही ना कि इंडिया को क्यों नहीं शामिल किया गया, आप निकलो, हमें निकलना चाहिए उस लिस्ट। उसको नहीं शामिल किया, ये दुख, ये गम पालकर आप यहाँ वहाँ कॉर्नर्स में रो रहे हो, मुँह छुपा के अजीब हो यार। तो ये अच्छा, ये IQ लेवल भी और कॉमन सेंस भी, कि इतना सेंस नहीं है कि हम अपने आप को बेहतर करें, कि हम कहें कि मैं गिराऊं कीचड़ में तो तू वो क्यों नहीं गिरा। पता है हमारी छवि शायद इसलिए नेगेटिव हो रही है, इस तरीके के स्टेटमेंट ऑफिशियली ऐसे स्टेटमेंट देता कौन है और देने कैसे देते हैं? आपको पता है, आप कहते हैं पूरी टीम होती है, जैसे मोदी जी को देखते हैं, अजय शंकर, एक लफ्ज का चुनाव होता है, अजीत डोभाल है, और बाकायदा डिस्कशन होती है, उसके बाद कोई स्टेटमेंट दिया जाता है, कोई ट्वीट होता है, कोई बात रखी जाती है, कुछ पूछा जाता है। ये कौन लोग हैं क्या रातों रात कुछ भी बोल देते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई गुछने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है कि यार आपने गलत बात बोल दी, आपको इंडिया से क्या, आप पाकिस्तान को फोकस करो। देखिए, तो इसमें तो सच है कि वाकई हमारे यहाँ पॉलिसी नहीं है, किस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर को चलना है, किस तरह बैठना है, किस तरह हैंड फ्री लगानी है, किस तरीके से वर्ल्ड लीडर खड़े हों तो जाके खाना नहीं खा लेना, फ़ौरन ही हाथ मार देना। बाकायदा शहबाज शरीफ ने तो हमें मतलब इतना शर्मिंदा किया हुआ है। एक शख्स कह रहा था, कमेंट कर रहा था कि आप अपने ही प्राइम मिनिस्टर को, तो मैंने कहा शायद आप इसको जानते नहीं हैं,
इन्हें जानते नहीं हो शहबाज शरीफ को, ये अजीबो गरीब सी, पंजाबी में कहते हैं पता नहीं चवले मार देता है, ये अजीब अजीब सी हरकतें करता है, ये बाकायदा अपने आप का ये तो शायद खुद करता है, मुझे ऐसा लगता है। इनकी वीडियो इतनी वायरल होती हैं, ऐसा लगता है ये खुद ही ये हरकतें करते हैं, मुझे ऐसा लगता है शायद। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी और थोड़ी सी एक हमारी आंखें खोल देने वाली वीडियो थी। हमें आज दो चार बातें पता है, तो आप ही लोगों की वीडियोस देख के हमें ये चीज़ पता चली कि हमें अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, ना कि दूसरे की टांग खींचनी चाहिए। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।